हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैंने उसकी ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं अपने चैनल पे। तो आप जाइए, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उनको देखिए, जिससे आपके जो बेस है वो क्लियर होगा। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एचआरएम के बारे में एंड एचआरडी वर्सेस एचआरएम के बारे में। एचआरडी इज क्या? एचआरडी इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट? तो हम उसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे विद एचआरएम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है। तो जब भी हम वर्ड स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ओके, तो वी मीन अ प्लान। एक प्लान को हम बताते हैं दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, जो फ्यूचर में हम करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू मेक अ प्लेस ऑफ देमसेल्फ। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रैटेजीज बनाती है जिससे वो यू नो दे इन ऑर्डर टू मेक अ प्लेस ऑफ देमसेल्फ इन द चैलेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। जो भी मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर कितना इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है मार्केट में, राइट? तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज बनाती है कि वो अपने आप की एक मजबूत जगह बना सके मार्केट में, राइट? दस इसीलिए मतलब अब इस वजह से हम रेफर करते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम को। वी मीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड। इसमें क्या होती है? स्ट्रैटेजीज होती हैं। सो एचआरएम इज स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड। अब स्ट्रेटेजिक HRM has been defined by अश्वत्थापा। ठीक है, किसने डिफाइन किया था इसको? अश्वत्थापा जी ने। अब एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिसेस, ये प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। तो एक प्रोसेस जिसमें हम डेवलप करते हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रैक्टिसेस, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव कर सकें, राइट? जो भी हमारे हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी तो यही देखा था ना कि हम मैन जो पावर है उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम डेवलप कर रहे हैं कुछ पॉलिसीज को जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। 10 जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो हमें जरूरत होती है, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। अब डेशलर जो थे, इनकी भी हमने एचआरएम की पढ़ी थी, राइट? डेफिनेशन। तो अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, यानी कि फॉर्मुलेट करना मतलब क्रिएट करना, फिर जो हमने बनाई ऐसे नहीं सिर्फ बना दी, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉय competencies and behavior that the company needs। जो भी कंपनी को उनका competencies या behaviors चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपना जो एम है उसको पूरा कर सके, राइट? ये डैशलर ने बोला था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? that the above definition is it is clear that all the human resource activities, जितनी भी human resource activities होती हैं, are to be linked to the organizational strategies and organization goals and activities, right? इससे पता चल गया हमें ये। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल की जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान होती है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉर्मुलेट होती हैं एंड गोल्स आर डिटरमाइंड। पहले ही हम गोल बता देते हैं कि भाई हमें ये करना है। हमें सपोज अगर हमारी कोई फर्म है जूते बनाने की, तो हमें पता है ना कि भाई हमें जूता बनाना है और फिर उसको बेचना है, ये हमारा गोल है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचना है। कई बार वो ये भी अच्छी मतलब एक सेल्स कोटा वगैरह भी रख लेते हैं कि हमें इस साल तक एटलीस्ट इतने पेयर्स ऑफ शूज तो सेल करने ही करने हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड एंड डिटरमाइंड बाय गोल। ऑन द बेसिस ऑफ दी स्ट्रेटेजिक प्लान्स, जो इन्हीं के बेसिस पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स और गोल्स होते हैं, अब चाहते हैं एम्प्लॉय भी उसी तरीके से बिहेव करे। अगर हमें ज्यादा बेचना है तो हम वी नीड वेरी कॉम्पिटेंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, जो हमें सर्विस उस तरीके से की प्रोवाइड करना चाहता है, जो सेल्स में बहुत अच्छा हो, ठीक है, मार्केटिंग में अच्छे हो, उनको हम रखेंगे, राइट? हम उसी तरीके का एम्प्लॉय बिहेवियर भी रिक्वायर करेंगे। उनकी स्किल्स चाहिए होंगी, हम चाहेंगे कि अच्छा सेल्स पर्सन हो, जो अच्छे से पिच कर सके प्रोडक्ट को।
एंड बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट, इन्हीं रिक्वायरमेंट के बेस्ड पे HRM स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। HRM की जो स्ट्रैटेजीज है वो फॉर्मुलेट हो सकती हैं। अब स्ट्रेटेजिक HRM कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम HRM नॉर्मल, जो ट्रेडिशनल HRM है और स्ट्रेटेजिक HRM है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन जरूर करना आता है कई बार। तो व्हेन कंपेयर्ड विद ट्रेडिशनल HRM के साथ जब हम स्ट्रेटेजिक HRM को कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेटेजिक HRM जो है वो फोकस करती है किस पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर पार्टनरशिप्स के, एज अगेंस्ट एम्प्लॉय रिलेशन दैट इज द फोकस ऑफ ट्रेडिशनल HRM। अब ट्रेडिशनल HRM में क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस देखते हैं, ठीक है, कि सारे एम्प्लॉयज कैसे हैं। जैसे हमने HRM में देखा था ना कि उनका मतलब उन पर्सन का भी गोल और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक HRM में तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर दोनों की पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो दे फोकस ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर पार्टनरशिप, ठीक है, ये इनका पहला डिफरेंशिएशन था, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक HRM जो है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रैदर देन ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। तो इसमें होती है ट्रांसफॉर्मेशनल होती है जहाँ पे लीडरशिप, ना कि ट्रांसैक्शनल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम स्ट्रेटेजिक HRM है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को प्रमोट करती है, यानी कि इसके अंदर विजन को देखा जाता है कि क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या प्लान कर रहे हैं, तो इसमें क्या फोकस होता है विजन पे, ठीक है, कैसे एंथुजियाज्म है फॉर मोटिवेशन, ठीक है, प्रोएक्टिव होते हैं। जबकि जो ट्रांजैक्शनल होती है वो गोल्स पे फोकस करते हैं, यूज करते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट को फॉर मोटिवेशन, और क्या वो आर रिएक्टिव इन नेचर। मतलब ट्रांजैक्शनल में वो रिएक्टिव होते हैं, रिवॉर्ड्स पनिशमेंट देखते हैं और फोकस करते हैं गोल पे। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या करते हैं, वो विजन पे फोकस करते हैं और यूज करते हैं एंथुजियाज्म को अपने मोटिवेशन के लिए और आर प्रोएक्टिव इन नेचर, राइट। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का डिफरेंस। अब इट फोकसेस ऑन द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पे फोकस करते हैं, एंड नॉलेज, ठीक है, एम्प्लॉयज पे और नॉलेज पे रेदर देन प्रोडक्ट एंड फाइनेंसेस, एंड द इनिशिएटिव्स टेकन आर फास्ट एंड प्रोएक्टिव एज अगेंस्ट रिएक्टिव। एंड ये देखो मैंने जस्ट अभी बताया कि रिएक्टिव कौन होते हैं, कौन से वाले थे रिएक्टिव, ट्रांजैक्शनल थे रिएक्टिव। हम ट्रांजैक्शनल नहीं करते हैं, मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक HRM वाले होते हैं ये नहीं करते हैं ट्रांजैक्शनल, ये करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर कौन सा होता है, प्रोएक्टिव। तो ये क्या है, फास्ट और प्रोएक्टिव है, ठीक है, ना कि रिएक्टिव है। और ये फोकस करते हैं एम्प्लॉय और नॉलेज पे, ना कि प्रोडक्ट एंड फाइनेंस पे। ये सब कौन करता है, ट्रेडिशनल HRM करती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल HRM और स्ट्रेटेजिक HRM के डिफरेंसेस पता चल गए हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक HRM हैज मेनी बेनिफिट्स। तो स्ट्रेटेजिक HRM के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अगर स्टेटस देखिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, improves in the organization as there are relevant activities to be carried in accordance with the organizational goals, and these activities can lead to increase in organizational productivity and profitability। तो इसमें यही बताया ना कि जो HRM जो मतलब जो HR डिपार्टमेंट होता है वो इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन को रेलिवेंट एक्टिविटीज दे के, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हों, अचीव हो सके। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये क्या करती है, इंक्रीज करती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इसलिए जो फंक्शनिंग होती है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, ना कि सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग, सिर्फ रिकॉर्ड ही कीप नहीं करना है, बट उनकी बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होती है। और HRM डिपार्टमेंट जो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोसेस में। तो जब when an organization carries out merger or acquisition, various aspect need to be taken। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कल्चरल फ्यूजन से लेके डीलिंग विद द एंजाइटीज ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। कल्चर भी एक तरह से ना इशू माना जाता है, ठीक है, कि
अगर एक ही कल्चर के लोग हैं तो फिर भी अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस में कोलिजन आ सकता है, राइट? तो वो सब भी देखा जाता है। एवरीथिंग शुड बी कीप इन माइंड इन दिस एज वेल। द स्ट्रेटेजिक एचआरएम विल फंक्शन इन अकॉर्डिंग। इसी के बाद जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम होता है वो फंक्शन करेगी कैसे? अपने स्ट्रैटेजीज और गोल्स को मद्देनजर रखते हुए। और जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम होता है वो इनहांस करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी इन्वॉल्व करती है किसको? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब थोड़ा स्ट्रेटेजिक एचआरएम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले स्कैन करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो एनवायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट स्कैन। सबसे पहले जो एनवायरनमेंट है उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? एनवायरनमेंट कैन बी द फोर्सेस, दोनों तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जो इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन पे। सम एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे लीगल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया। और इंटरनल फोर्सेस कैसी हुई? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, स्ट्रक्चर, स्वॉट क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये सब देखते हैं। इस सब को एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और एम्प्लॉय का जो मोराल है, ठीक है, और मोटिवेशन है, ये सब लेबर रिलेशंस, ये सब इसमें देखे जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस फेज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब पहला स्टेप था हमारा स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हो गई है। अब आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आइडेंटिफाई करना है आपको सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बी ड्यू टू क्वालिटी, रेट्स, कस्टमर सर्विस। आप कैसे दे रहे हो? अगर आप सपोज, जैसे मैंने बताया था, शू सेलिंग कंपनी हो तो कोई और भी तो होगी। सपोज नाइकी एंड एडिडास है, दोनों जूते बेच रहे हैं, तो उनमें क्या क्वालिटी कैसी है, रेट कैसी है, मतलब उसका जो मतलब प्रोडक्ट्स उनके रेट कैसे हैं, और उनके कस्टमर्स वो अपनी कस्टमर सर्विस कैसे दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो तभी तो एक इंसान है वो उनकी कंपनी की तरफ ज्यादा वो इंक्लाइंड होगा, राइट? एक से जगह दूसरे को तभी चूज करेगा ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स जब भी होते हैं तो। द कोर कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी कोर वो कैपेबिलिटी है वो क्या है? आर बेस्ड ऑन दीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बेस्ड होती है उनकी कैपेबिलिटीज। एंड द कोर कैपेबिलिटीज आर बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉय, कि कितना कंपेटेंट है एम्प्लॉय। दस द HR स्ट्रेटेजी, इसीलिए जो HR स्ट्रेटेजी है इन दिस रिगार्ड कैन फोकस ऑन हाउ एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, कैसे एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप, उनको हम स्किल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो जब ये भी हो गया तो अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे HRM की स्ट्रैटेजीज के बारे में, ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ HRM स्ट्रैटेजीज में देखेंगे हम क्या क्या होता है। तो एम्प्लॉय की जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं कैन बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। इन स्ट्रैटेजीज के साथ हम एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा ना कि अगर उनकी ज़्यादा कॉम्पिटेंसीज है तो हम अचीव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। तो सबसे पहले लर्निंग एंड सोशलाइजेशन, ठीक है? इसमें क्या करते हैं? एम्प्लॉय कैन बी प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिससे वो इनहांस कर सके अपनी कॉम्पिटेंसीज को। सच एज प्रोग्राम्स नॉट ओनली फोकस ऑन डेवलपिंग द कॉम्पिटेंसीज, ये सिर्फ उनको डेवलप ही नहीं करते कॉम्पिटेंसीज, बट इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो उन वैल्यूज को, बिलीफ को भी फॉलो करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब डिवॉल्व इनफॉर्मल लर्निंग की बात करते हैं। दीज कैन बी टर्म्ड एज इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, इनको टर्म कर सकते हैं हम इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की तरह। दैट कुड बी कैरीड आउट बाय लाइन मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स कैरी करते हैं इनको। अब लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं बताओ जल्दी से, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करो जल्दी से। कर दिया? तो जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं, आपकी जो लाइन अथॉरिटी होते हैं उसमें होते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? ये बेसिकली सुपीरियर्स होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है, ये क्या करते हैं? ये मैनेजर को, इनके पास राइट होता है कि ये ऑर्डर्स दे सके अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को, ठीक है? एक सुपीरियर होते हैं,
तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप करते हैं, वेर स्टाफ अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। अब उनके पास राइट नहीं होता, ये बस एडवाइस दे सकते हैं अदर मैनेजर्स को। तो ये डिफरेंस होता है, ये होते हैं लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ मैनेजर्स, ये होते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें बताती रहती हूँ बीच बीच में, जिन जो इंपॉर्टेंट होती है, लाइक वो बेसिस ही होते हैं जो आगे आपको समझ, आप कहीं भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा वो क्या होता है। तो एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि वो फॉलो करे। फिर डिवॉल्व इनफॉर्मल लर्निंग होती है इसके अंदर, क्या कि इनडायरेक्ट इंटरवेंशन दैट कुड बी कैरीड आउट बाय लाइन मैनेजर्स। इंटरवेंशन जो लाइन मैनेजर्स करते हैं, दे फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाते हैं लोगों के बीच में अबाउट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि आप सीखो, उससे आपका करियर डेवलप होगा, ठीक है। अब इंजीनियरिंग, अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इनहांस सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल को इनहांस करने के लिए किया जाता है टेक्निक्स। सोशल कैपिटल कैसे क्या होती है, अब नॉलेज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने नेटवर्क से आप जो चीजें सीख रहे हो विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। अब आता है एम्पावर्ड इनफॉर्मल लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजीज कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल, इससे सोशल कैपिटल भी डेवलप होता है। दिस इज ऑल्सो डेलीगेटेड टू द लाइन मैनेजर्स, ये भी लाइन मैनेजर्स ये भी करते हैं। फोकस टू, इसका फोकस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं इज ऑन बिल्डिंग लर्निंग बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करते हैं, ठीक है, अपनी फर्म के अंदर। अब लर्निंग एज सोशलाइजेशन एंड इंजीनियरिंग कैन बी टर्म्ड एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो प्राइमरी रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। वेयर एज devolved informal learning and empowered informal learning can be termed as indirect, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी चाहिए ये स्ट्रैटेजीज की, कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसमें यही है कि पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्लान्स, एचआर स्ट्रैटेजीज आर इम्प्लीमेंटेड, ये सब इम्प्लीमेंट होता है। ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है, जो फेज होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे केयर, जो भी नीड्स होती है उनके बारे में आपको थोड़ी केयर करनी पड़ती है, जो नीड्स हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। उसके अलावा इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन होती है स्ट्रैटेजीज की, इसके अंदर क्या एफिशिएंसी होनी चाहिए, मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब मॉनिटर एंड इवेल्युएशन की बात करें तो दिस इज द लास्ट फेज वेयर द स्ट्रैटेजीज दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब जो इम्प्लीमेंट हो गई उसको हम मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि वो एफिशिएंट थी भी या नहीं, उसकी एफिकेसी देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब आप परफॉर्मेंस गोल्स देख रहे हो, स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन गोल्स, एनालिसिस देख, एवरीथिंग, ठीक है। आप सबसे पहले क्या कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे आप चेक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी मैप। स्ट्रैटेजी मैप क्या 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 होते हैं, कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ओवरव्यू। आप एक ओवरव्यू ऑब्टेन कर रहे हो कि कैसे वेरियस डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम क्या अटेन कर पा रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव को। फिर आप एचआर स्कोर कार्ड देख सकते हो, जिसके अंदर यही सब होता है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, प्रोसेस जिसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल्स और मेरिट्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये भी ज़रूरी होता है। फिर डिजिटल डैशबोर्ड्स होते हैं इसके अंदर, ग्राफ, चार्ट्स, इस सब के थ्रू हम देख पाते हैं कि कितने क्या मतलब कंपनी का क्या डेवलपमेंट चल रहा है ऑल, ठीक है। कुछ बैरियर्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें वही है कि ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, ये भी होता है। फिर लैक ऑफ एबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, अगर वो स्ट्रेटेजिकली सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। लैक ऑफ वैल्यू और इम्पोर्टेंस बाय सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, वो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं उनकी डिपार्टमेंट में। या फंक्शनल मैनेजर में परसीव देमसेल्फ एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स,
दे डू नॉट फोकस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन देखते नहीं है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड। तो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज, उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, ये भी बैरियर होता है स्ट्रैटेजिक एचआरएम का। और क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि मतलब क्या नीड्स हैं, inadequacy of analysis of environment, lack of focus on cultural factors, इन सब पे इतना वो नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में नॉट बी फुलफिल्ड, उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, मैनेजर ही नहीं है, ठीक है। रेसिस्टेंस टू स्ट्रैटेजिक एचआरएम एज इट कुड बी लीड टू ड्रास्टिक चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो विलिंग ही नहीं है उस चीज़ को लेके। इन्वेस्टमेंट में नॉट बी मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो यही था। अब we have completed this very important topic that is strategic HRM। अब हम थोड़ा सा ना HRM और HRD के बारे में भी पढ़ने वाले थे, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। आई एम थिंकिंग कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही रखूँ। ये वाली वीडियो हमारी जो है, ये देखो, हम इसमें पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। ये वाले जो कंटेंट है ये मैं इग्नू के नोट से पढ़ा रही हूँ, बाकी अलग अलग सोर्सेज से मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ पे मुझे बेटर मटेरियल मिलता है वहां से वो चीज़ मैं लेके पढ़ाने लग जाती हूँ। तो इस अब नेक्स्ट वीडियो में हम HRM वर्सेस HRD के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये भी समझना है तो आप मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो को देख सकते हैं, मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी। ऑल राइट, सो तब तक के लिए बाय बाय।